1 दिसंबर को लड़की के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी। इसी बीच में उसका भाई घर में आ जाता है। भाई ने देखा कि तैयारी चल रही है, तभी वह अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बिल्कुल सौतेले हूं। जब देखो तब मारपीट करना शुरू कर देते हैं, जब देखो तब ताने मारना शुरू कर देते हैं। ना किसी घर वाले को देखते हैं, ना ही किसी बाहर वाले को देखते हैं। वो लड़का अपनी बात कहकर अभी चुप भी नहीं हुआ था कि अचानक से उसके पिताजी आ जाते हैं। और जैसे पिताजी आ जाते हैं, वो एक के बाद एक कई थप्पड़ मारते हैं और थप्पड़ मार के कहते हैं कि तुम्हें अपनी बहन के जैसा बनना चाहिए। जैसे वो बड़ों का कहना मानती है, वैसा कहना मानना चाहिए। साथ ही जैसे वो पढ़ाई करती है, तुम्हें वैसे ही अपनी बहन के जैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तब जाकर तुम्हें शायद उतना मान सम्मान, उतना प्यार मिलेगा। बस लड़का, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था, उसे किसी न किसी बहाने से मारा जाता, पीटा जाता था और किसी न किसी बहाने से उसको ताने भी मारे जाते थे। इसलिए पिट पिटाकर यहां से चुपचाप चला जाता है। 1-2 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद फिर शुरू होती है एक सालगिरह की तैयारी। रात को सोचकर सोए थे कि अगले दिन तैयारी करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लोगों को बुलाएंगे और दावत करेंगे। कुछ इस तरह की बातें थीं, इस तरह का सोच विचार थे। लेकिन वह अगली सुबह जरूर होती है, लेकिन घर के 3 सदस्य ऐसे होते हैं जिनकी सुबह होती ही नहीं है। शायद ही वो कभी जिंदगी में उठ पाएं, क्योंकि उठने की अब स्थिति है ही नहीं। वो उनकी आंखें कभी खुलेगी नहीं, क्योंकि वह दुनिया में रहे नहीं। आज की कहानी है 3 मर्डर की। जब 3 मर्डर होते हैं तो इसकी सूचना जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की इतनी छोटी सी वजह हो सकती है और वो छोटी सी वजह इतनी बड़ी वजह बन सकती है। आदाब, नमस्कार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण जिले की। वहां की ये सच्ची घटना है और दक्षिण जिले का एक थाना लगता है, नेवसराय। नेवसराय थाना क्षेत्र का एक गांव है देवली, और देवली गांव में एक चौपाल है। चौपाल के पास रहने वाला एक बॉक्सर, जो कि ओलंपिक जो जिले स्तर पर होती हैं, मंडल स्तर पर होती हैं, प्रदेश स्तर की होने वाली प्रतियोगिताओं में उसने मेडल भी जीता होता। उसकी आदत है कि रोज सुबह को वह घर से निकलता है, टहल के आता है, कभी जिम करके आता है, जिम करने के बाद आता है अपने जो भी उसका रोजमर्रा का काम है। इस तरह से वो 4 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:30 के आसपास उठता है। उठने के बाद जब घर से बाहर निकल रहा है तो बहुत जोर से आवाज लगाता है कि मम्मी, इस दरवाजे को बंद कर लेना, मैं बाहर जा रहा हूं घूमने के लिए। इस तरह की आवाज लगती है और पड़ोस में एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला होती है, उसके कानों तक भी आवाज पहुंचती है। वो लड़का वहां से निकल जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद, सुबह लगभग 6:30 के बाद जब ये वापस लौट कर आता है, उसने जब दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद जब अपनी आंखों से देखता है, देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल घर के अंदर जो निचला वाला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, वहां पर उसकी बहन की लाश पड़ी हुई थी बेड पर वो लाश पड़ी हुई थी। गर्दन ऐसे समझो जैसे कि बिल्कुल धड़ से अलग होने ही वाली हो, और उसके ऊपर कोई कंबल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो दिख नहीं रही थी। जैसे उसने कंबल को हटाया था, वहां से ब्लड बह रहा है, उनका रिसाव हो रहा है। उसको देखने के बाद उस लड़के की चीख निकल जाती है, बहुत जोर से वह चीखता है। चीखने के बाद दौड़ता हुआ अपनी मां को आवाज लगाता है। मां, बार बार मां मां करके आवाज लगा रहा था। कभी पिताजी को आवाज लगा रहा था। जैसे ही ऊपर के फ्लोर पर जाता है, ऊपर की मंजिल पर जाता है, तो एक तरफ मां की लाश पड़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ पिता की लाश पड़ी हुई थी। घर के अंदर 3 कत्ल हो जाते हैं और उस लड़के की चीख पुकार, उसकी आंखों से निकले हुए आंसू, उसकी दर्द, उसकी कराहट इतनी दूर तक फैल जाती है कि जो आसपास के लोग थे वह भी दौड़कर घर की तरफ आते हैं, क्योंकि अभी तो ठीक से दिन भी नहीं निकला है। आखिरकार इस घर में ऐसी क्या वजह हुई है? इस गांव में इससे पहले ना कोई ऐसी चीख पुकार मची थी, ना ही कोई इस तरह की घटना सुनने को मिली थी। इस घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक जिम होता है। जिम में जो लड़के प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, जिम का जो मालिक होता है, वो भी दौड़ते हुए जब मौके पर आता है, आने के बाद सब के सब लोगों ने जब अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा, तो उस दृश्य को देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो यह सोचकर एकदम हतप्रभ ना रह गया हो, स्तब्ध ना रह गया हो, यह सोचने पर मजबूर ना हो गया हो कि आखिरकार इस घर में ऐसा क्या हुआ है। 4 सदस्य हैं और 4 में से 3 का मर्डर हो चुका है। यदि लड़का भी यहां पर होता तो शायद वो भी मार दिया गया होता। इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस वहां आती है कि जल्दी से आप यहां पर आइए,
इस जगह पर, जो कि देवली गांव लगता है, चौपाल के पास एक फौजी का मकान है। फौजी के मकान पर जल्दी आइए, यहां पर 3 कत्ल हो चुके हैं, 3 मर्डर हो चुके हैं जैसे पुलिस को सूचना मिलती है। उसके बाद फिर चाहे वह डीसीपी अंकित चौहान हो, एसीपी अभिनेंद्र जैन हो, एटीएस प्रभारी उमेश यादव, स्पेशल सेल प्रभारी गिरीश नेवसराय, थाना प्रभारी राकेश यादव, संगम विहार थाना प्रभारी उमेश शर्मा, जैसे जैसे सूचना मिल रही थी वैसे वैसे ऑफिसर का मौके पर घटनास्थल पर जमा हो रहे थे और 3 मर्डर की सूचना सुनने के बाद अधिकारियों ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। लगभग 51 साल की उम्र होती है राजेश कुमार की, जो कि सेना से रिटायर्ड हो जाते हैं। 12वीं राजपूताना राइफल से वो साल 2009 में रिटायर हो चुके थे। एनएसजी के वो कमांडो भी रहे थे। हालांकि उनका जो मूल गांव होता है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के पास एक गांव लगता है। खेड़ी तलवाना वहां के मूल निवासी होते हैं। वहां से रिटायर होने के बाद बच्चों की अच्छी एजुकेशन के हिसाब से उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया था लगभग 30 साल पहले और दिल्ली के इस गांव देवली में रहना शुरू कर देते हैं। उनकी पत्नी होती है जिसका नाम कोमल होता है और साथ ही उनकी बेटी होती है, बड़ी बेटी जिसका नाम कविता होता है। कविता इग्नू से एमए की पढ़ाई भी कर रही है, साथ ही वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसको आईएएस ऑफिसर बनना था। बेटी पर बड़ा नाज कर रहे थे और जब पुलिस वालों ने देखना शुरू किया है तो बेटी की गर्दन ऐसे समझो जैसे कि धड़ से बिल्कुल अलग होने वाली हो। साथ ही उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। मां के साथ भी कुछ ऐसी ही हालत थी, उसकी भी गर्दन धड़ से बिल्कुल अलग होने की कगार पर थी। पिता जो राजेश कुमार पूर्व एनएसजी का कमांडो थे, जो कि 12वीं राजपूताना राइफल्स का वो रिटायर्ड फौजी होते हैं, उनकी गर्दन पर तो वार था ही भारी, साथ ही उसके सर पर भी किसी ने भारी वार किया था। ये कत्ल क्यों किए हैं, किस लिए किए हैं? अब इकलौता एक ही इस घर का बेटा है जिसका नाम अर्जुन होता है। अर्जुन बीए का स्टूडेंट भी होता है, साथ ही वह बॉक्सर भी है। उसने कोई कंपटीशन में कुछ मेडल्स वगैरह प्राप्त किए हुए थे। जब उससे पूछा जाता है तो बताता है कि रोज सुबह 5:30 बजे घर से निकलता है। मॉर्निंग वॉक के लिए तो कभी जिम जाता है, लेकिन आज जिम नहीं गया था, मॉर्निंग वॉक गया होता और जब यहां से जा रहा था तो ताला लगा के गया था। ताले का सिस्टम कुछ इस तरह से बाहर से लग जाए तो वो घर के सदस्य भी उसे आराम से खोल सकते हैं। इसी बीच में पुलिस वालों ने जब उससे बातचीत कर रहे थे तो एक बुजुर्ग महिला भी आके कहती है कि जब ये घर से बाहर जा रहा था तो इसने अपनी मां को आवाज लगाई थी कि मां दरवाजा बंद कर लेना, उसके बाद क्या होता है। घर से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आई, कोई चीख पुकार नहीं। 3 कत्ल हो जाते हैं। लड़के से जब बातचीत कर रहे थे एक पुलिस वाले की नजर उस लड़के के हाथ पर पड़ जाती है। हाथ पर एक चोट का निशान था, ऐसा लग रहा था जैसे कि ताजा निशान हो। हालांकि 3 मर्डर की सूचना से पूरे देश भर में ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो जाती है कि फौजी का परिवार कुछ इस तरह से खत्म हो चुका है। अब पुलिस पर यह दबाव था कि आखिरकार यह 3 कत्ल किसने किए होंगे, क्यों किए होंगे, क्या इसके पीछे की वजह रही होगी। पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश करने में जुट जाती है। साथ ही जो घर में जो पुलिस ने जाकर देखा, कहीं ऐसा तो नहीं है लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया हो। घर का एक एक सामान, एक एक चीजें वैसी की वैसी रखी हुई थीं जैसे कि पहले रखी हुई थीं। कोई फोर्स के निशान नहीं थे, किसी ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं की। तो आखिरकार कातिल कहां से आया, क्यों आया, क्यों हत्या की। जब लड़के से बातचीत करते हैं तो लड़के का रो रो कर बुरा हाल था, समझ नहीं पा रहे थे। इस बीच में इससे इतनी जल्दी बातचीत करें तो कैसे करें। जब पुलिस वालों ने कहा कि थोड़ी तसल्ली देते हैं, सभी जो शव थे उनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उधर पोस्टमार्टम हो रहा है, उधर ये इंतजार कर रहे थे कि कब यह बेटा थोड़ा होश में आएगा। उसके गांव वालों को, परिवार वालों को, बाकी सदस्यों को भी सूचना दी जाती है। हालांकि ये परिवार लगभग 10 दिन पहले अपने गांव गया था। एक बेटी की शादी समारोह में परिवार बिल्कुल खुश था, सब कुछ ठीक था, किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। फिर यह कत्ल क्यों किए गए? आखिरकार पुलिस ने इस लड़के से ही पूछा कि बेटा बस 2 ही चीज के जवाब चाहिए। पहला यह कि तुम्हें चोट कैसे लगी, दूसरा यह कि जब घर के अंदर जाने का कोई फोर्स, कोई जबरदस्ती वाला रास्ता ही नहीं है तो आखिरकार तुम ही निकले हो और तुम ही गए हो। सुबह 4 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज जो थी, जब उसको भी खंगाला जाता है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि 2-3 बुजुर्ग लोग हैं जो सामान्य रूप से टहल रहे हैं। किसी के ना आने की खबर थी, ना कोई जाने की। अब प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं था, इस घर का इकलौता बेटा
जिसका नाम अर्जुन होता है वह होता है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। पुलिस को जब पहली बार उसने बयान दिया था तो कुछ और, दूसरी बार पूछा तो कुछ और, क्योंकि एसीपी, डीसीपी, थाना अध्यक्ष, तमाम अधिकारी मौके पर आ जाते हैं। सभी बातचीत कर रहे थे, सबको कुछ ना कुछ नया बता रहा था। तभी पुलिस को लगता है कि शायद हो ना हो यहीं से कत्ल हुआ है, यही कत्ल की असली वजह हो सकती है। उससे पूछा जाता है कि कत्ल तो तुमने किया है, लेकिन क्या है ये बता दो। जब इस तरह की बातचीत हो रही थी तो आखिरकार वो ज्यादा देर पुलिस के सवालों के सामने टिक नहीं पाता और वो टूट जाता है। वो कहता है कि हम 2 बहन भाई जरूर थे वहां, ऐसा लगता था देखने के बाद, जैसे क्या वो सौतेला है, बहन सगी है, बहन के लिए इतना सारा प्यार और बेटे के लिए कुछ भी नहीं। कुछ बात करो तो उसके बाद फिर मारपीट होती थी। बॉक्सिंग का उसको शौक है, पढ़ने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं, ऐसा कोई दोस्त नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। किसी के सामने भी पिताजी रोज आए दिन किसी न किसी बात पर किसी न किसी बहाने से पीट दिया करते थे। तमाम ताने मारा करते थे। वो थक चुका था इन तानों से। जब पैसे की मांग होती थी तो पैसे भी नहीं मिलते थे। सब कुछ बेटी के लिए हद तो तब हो जाती है जो इस प्रॉपर्टी को भी बेटी के नाम करने वाले थे, इसलिए उसे गुस्सा आता है और वो कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते से इस तरह की प्लानिंग कर रहा था। क्यों ना इस परिवार को बिल्कुल शांत कर दिया जाए। जब ये शांत हो जाएंगे, ये बोलना बिल्कुल बंद कर देंगे, तो फिर उसको आज़ादी मिल जाएगी। फिर ये रोज रोज के कानों में जो आवाजें आती हैं, कभी बहन की तो कभी माँ की, कभी पिताजी की, यह सब शांत हो जाएंगी। इस अशांति को शांत करने के लिए उसने 1 तारीख को बहन का जन्मदिन होता है, उसमें भी कहासुनी हो जाती है, मारपीट हो जाती है। और 4 तारीख को होना था इनका 27वीं शादी की सालगिरह। उसने सोचा कि सबसे बढ़िया रास्ता यही है। सभी को लगेगा कि शादी की सालगिरह की तैयारी कर रहे थे, कोई ना कोई बात थी, इसलिए यहां इस दिन को चुना जाता है। वो इस दिन को चुनता है। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास जाग जाता है और जैसे 4 बजे जागता है तो पिताजी का सर्विस चाकू था। जैसे सर्विस के दौरान उसे एक शस्त्र मिलता है, हथियार मिलता है, तो चाकू वो लेके आए थे, उस चाकू को वो लेता है। उसके बाद सबसे पहले अपनी बहन के पास जाता है जो ग्राउंड फ्लोर पर थी। वहां जाने के बाद अपनी बहन को बहुत तेजी से उसकी गर्दन पर वार करता है। और जैसे ही बहन की गर्दन पर वार करता है, क्योंकि बहन जो होती है ब्लैक बेल्ट कराटे, वो जानती थी, उसने हर संभव कोशिश की, प्रयास किया अपने उस भाई से लड़ने के लिए, लेकिन उसकी गर्दन पर काफी हद तक वार हो चुका था और उसने ये गर्दन काटने का जो इरादा बनाया था, इसलिए ताकि आवाज ना निकल सके, कोई चीख ना निकल सके, बहन ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह तब तक कई जगह उसके वार हो जाते हैं। इसके बाद पहले बहन को मारता है। उसके बाद जब ऊपर कमरे में जाता है तो पिताजी आराम से सो रहे थे और माँ उसकी बाथरूम में होती है। वह जाता है, पिताजी का मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद जैसे ही पिताजी का मर्डर करके हटा ही था कि अचानक दरवाजा खुलता है और माँ आती है। इससे पहले कि माँ चीखती, कुछ चिल्लाती या मदद की अपील करती, तो वह माँ को भी पकड़ता है और इसी तरह से माँ की भी गर्दन रेत देता है। 3 मर्डर करने के बाद वह आराम से वहां बैठा रहता है। बैठ के सब कुछ उसने जो किया था वह महज 10 मिनट के अंतराल में कर दिया था। अब बहन के माँ के पिताजी के गर्दन से खून बह रहा था। उस खून को रोकने के लिए उसने कपड़ा लपेटा, साथ ही चादर से उसको ढक दिया, शायद कंबल से उसको ढक दिया था। और ढकने के बाद बार बार एक ही आवाज लगा रहा था कि आप चीख सकते हो तो चीखो, क्योंकि बहुत दिन हो गए, तुम्हारी चीख को सुनते सुनते थक चुका है। वो रो रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है और यहां से आराम से जैसे रोजमर्रा की तरह जाता था वैसे ही घूमने के लिए जाता है। लेकिन जब वापस लौट के आता है तो वो नई कहानी, नया नाटक रचने की कोशिश कर रहा था। रोने की एक्टिंग कर रहा था, 3 मर्डर के ऐसा बिलाप कर रहा था जैसे कि उसे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है। लेकिन वही तो कातिल था। कातिल ज्यादा देर तक पुलिस की आंखों में, पब्लिक की आंखों में धूल नहीं झोंक सका और पुलिस ने उसको बहुत जल्दी ही बेनकाब करके गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक सगा बेटा आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि उसे ऐसा लगता था कि वह अपने ही घर में उपेक्षा का शिकार हो रहा है। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह अपने ही घर में बिल्कुल अकेला है। उसको कोई ना प्यार करने वाला है, उसकी ना कोई देखभाल करने वाला है, ना ही उसकी कोई जरूरतों का ख्याल रखने वाला है। इसलिए गुस्से में आकर, तैश में आकर उसने अपने ही माँ, अपने ही पिता, अपनी ही बहन का कत्ल कर डाला। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है,
किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि बच्चों के प्रति किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी कुछ ऐसी ही बातचीत हो। इसलिए कोई मसला अगर है तो गुस्से से नहीं, उसको प्यार से सुलझाने की कोशिश करें। हो सकता है कि घर का रोना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह का कोई और अपराध की कहानी आपके सामने सुनने को मिल जाए और फिर आपको फिर से तकलीफ हो कि आप सोचें कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।